हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, बिल्कुल मिक्स प्रैक्टिस, जैसा कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे अगर आप जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपको वहाँ पर जीएस का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, उसी तरीके का यहाँ पर मैं प्रैक्टिस आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें ये सारे सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है, जो कि सुबह में 7 बजे। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, इसके अतिरिक्त यहाँ पर टेस्ट होता है, क्विजेज होती हैं और सारा कुछ पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं भैया। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कूट नेम यानी कोड नेम क्या था, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है, ठीक है। तो चूंकि अब हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का जो अभी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ध्यान रखें, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अजय। मेरे भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो कोड नेम था वो ऑपरेशन सिंदूर था। ये 6 से 7 मई 2025, कब 6 से लेकर के 7 मई 2025 को जो है मध्यरात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर वाला क्षेत्र है उसमें जो है सैन्य हवाई अभियान चलाया गया, जिसका कोड नेम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर था। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान में पीओके में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन पर हमला किया गया और भारतीय सैनिकों ने यानी भारत सरकार के द्वारा दावा किया गया कि लगभग 100 आतंकवादियों को मारा गया है, ठीक है, मतलब मारने का दावा किया गया। ये कार्रवाई क्यों किया गया था, इसको भी आपको जानना चाहिए। 22 अप्रैल 2025 को एक घटना हुई थी पहलगांव में, ठीक है, आप सब जानते हैं, हम परिचित हैं। उसमें जो लोग पर्यटक थे उनसे उनका धर्म पूछ करके मारा गया था। महिलाओं को नहीं, पुरुषों को मारा गया था और महिलाओं के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया था, क्योंकि उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था। तो इसी सम्मान को बचाने के लिए, यानी इसी को इंगित करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, किस नगर में निर्मित है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, पटना। बताओ भाई सही विकल्प। देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका अयोध्या, ठीक है। बात हो रही क्या, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, कहाँ का है, जो कि अयोध्या, जो कि पहले नाम क्या था अयोध्या का, फैजाबाद था। अब नाम क्या है वर्तमान में जो अभी है वो अयोध्या है, हालांकि प्राचीन नाम अयोध्या ही था, ठीक है। बीच में नाम बदला गया था, फैजाबाद जगह का, जिले का नाम था, लेकिन अब वो अयोध्या के नाम से जाना जाता। वर्ष 2023 में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में निर्मित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी भैया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भैया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, कुशीनगर में। तो ये कुल मिलाकर के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो ये क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में स्थित है कौन सा, आपको बताना है कि ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि सिंधु क्षेत्र में स्थित था। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुदकोट्टा। तो ये कूट के माध्यम से बताना है 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 2 और एवं 3। तो 2 और 3 में अगर देखें तो कौन आ जाएगा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ठीक है। ये 2 नाम आपके मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो हो जाते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में, कहाँ पर, सिंध के लरकाना जिले में, ठीक है। और अगर हम बात करें चन्हूदड़ो का, तो ये कहाँ पर है भैया, सिंध प्रांत में, सिंध में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, एलटी में पूछा गया था, ठीक है। अन्नागार बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा भवन, ये सब सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हैं और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब बात आती है चन्हूदड़ो का, तो चन्हूदड़ो से जो है वक्रकार ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है। मनका निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है, तो ये इसके लिए चन्हूदड़ो के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बचते हैं दो स्थल और, एक है हड़प्पा और दूसरा है सुतकोटा। ये सब कहाँ से प्राप्त हुए भैया, तो हड़प्पा की जब बात आती है तो हड़प्पा भैया पंजाब, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें हड़प्पा पाया गया, ठीक है, कि जो है मोंटगोमरी जिले में है। अगर हम सुतकोटा की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती क्या कहा जा रहा है, सप्तम चक्रवर्ती, मिहिर भोज, भोज परमार, सोमेश्वर, आहवमल्ल, चालुक्य, और अगला है कर्ण कलचुरी। बताओ भाई सही विकल्प, तो ये सही है मिहिर भोज, ठीक है। सप्तम चक्रवर्ती जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को कहा गया है, वह 9वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य भारत, कहाँ पर, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात और वर्तमान उत्तर प्रदेश में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। चलो भाई अगला देखो, अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये देखो यहाँ पर पश्तो, तुर्की, फारसी, अरबी। बताओ भाई सही विकल्प, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अरबी। जी हाँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर अरबी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अल बरूनी द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए हिंद की रचना अरबी भाषा में किया गया, और हम सब जानते हैं कि अल बरूनी फारसी विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन एवं कार्य भी किया था, ठीक है, अनुवाद भी तमाम किया था इसने। अब देखो औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था, सादुल्ला खान, अफजल खान, असद खान, इस्माइल खान। बताओ सही विकल्प, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, असद खान, ठीक है। औरंगजेब का जो प्रमुख दीवान असद खान था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सबसे ज़्यादा 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, हुमायूंनामा का लेखक बता दो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर भाई कमेंट में आप जरूर करते जाएं मेरे भाई। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितने आंसर आपको पता हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखते जाएं, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है, इसको आप मेंटेन करें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए अगर हम हुमायूंनामा के लेखक का, तो पहला नाम दिया है आपका विकल्प में हुमायूं, दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा इनायत खान, चौथा है अहमद यादगार। तो आप सब जानते हैं, बहुत बार हम लोगों ने देखा गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट जो बाबर थे उनकी बेटी यानी हुमायूं की बहन थे, ठीक है। उसने अपने भाई हुमायूं के जीवन पर आधारित हुमायूंनामा पुस्तक को फारसी में लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। उससे पहले यार ध्यान देना, यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित हुआ था, मतलब अधिनियमित हुआ था, आपको बताना है कब अधिनियमित हुआ था। देखो भाई 1992, 1924, 1871, 1911। तो बताओ सही विकल्प। उससे पहले यार वीडियोज को अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है। उसके अतिरिक्त यार अभी तक अगर आपने PDF ग्रुप जो बना हुआ है 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके ज्वाइन करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब जो है अधिनियमित हुआ था, तो आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 1871। जी हाँ, ये आपका आंसर सही है। भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उत्तर भारत में सर्वप्रथम लागू किया, जिसे बंगाल में 1876 ईस्वी में, कब 1876 ईस्वी में लगाया गया था, कहाँ, बंगाल में, तथा
1911 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। तो इस तरीके से आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, बहुत बार देखा हम लोगों ने, बताओ, हमें लगता है आप अब तक आंसर का जवाब दे चुके होंगे। ठीक है, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। और आप कमेंट में आंसर करते जाओ भाई। ठीक है, सरोजिनी नायडू सही बात है। जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं भारत की प्रथम भारतीय महिला, नहीं, अगर प्रथम महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको जानना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन 1925 में, कब, 1925 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, इनमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया, और जबकि 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये विदेशी थी, इसलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा, भारतीय। तो आपको सही आंसर सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग, यहाँ पर देखिए, में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के ये जो यहाँ पर बताया गया है, संविधान के भाग 9(1) में केवल दो, यानी शहरी क्षेत्र, ठीक है, शहरी क्षेत्र में की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नगर पालिकाएं। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। देखो यहाँ पर ये लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है 11 दिसंबर 2019। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हुए। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए विभिन्न 6 समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? देखिए यहाँ पर 57वां संशोधन, ठीक है, 58वां संशोधन, 59वां और 60वां। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये 58वां संशोधन, जो कि 1987 के दौरान हुआ था। ठीक है, द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 का भी जोड़ा गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। बताओ भाई सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पंचायती राज पद्धति। जी हाँ, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता है? हमने बहुत बार बताया, पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। बताओ भाई सही विकल्प। कई बार हम लोगों ने देखा है, नाम क्या हो जाता है भैया बांग्लादेश में? पद्मा। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? पद्मा। गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नजदीक जो फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ करके जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो भाई, ये GIC आपके एग्जाम 2012 में पूछा गया है। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, आक्रमणवर्ती अफवाह का, परवर्ती अफवाह का। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखें, इसका आंसर आपको देना मेरे भाई। यहाँ पर है पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है, हिमालय से उद्गमित सभी नदियाँ जो है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। अपर्दन के कारण इनके द्वारा गार्ज और महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियाँ जैसे सिंधु और सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? क्या पूछ रहा है? सबसे गहरा बंदरगाह? कांडला, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है विशाखापट्टनम। जी हाँ, भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा यह जहाजों के निर्माण और मरम्मत के लिए फेमस है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर? अगर हम बात करें यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह का, तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत बार हमने बताया भाई, पूर्व का मैनचेस्टर, नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। क्या है भाई सही विकल्प? ओसाका। जी हाँ, आप सब जानते हैं, बहुत बार हमने बताया भी है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। यह जापान में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अगर हम बात करें मैनचेस्टर का, ठीक है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो ये पूर्व का मैनचेस्टर हो जाता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को किया जाता है। ठीक है, भारत में जो अगर देखें कानपुर में पूर्वी मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत अभी हमने देखा, ये यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया। देखो, लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। तो ये सही विकल्प है क्या? पद्मा। तो हमने अभी इसको देखा भी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ठीक है, कजान, ओमस, सोची, चिता। तो बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सोची। जी हाँ, देखें यहाँ पर सोची नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और ये सेंट पीटरबर्ग तथा व्लादिवोस्टॉक इसकी क्रमशः अगर हम बात करें पश्चिमी व पूर्वी स्टेशन है। पश्चिमी कौन है? सेंट पीटर्सबर्ग, और पूर्वी की अगर हम बात करें तो व्लादिवोस्टॉक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें सोची का, सोची काला सागर तट पर स्थित रूस का एक शहर है। क्या है? रूस का एक शहर है। जबकि कजान, ओमस्क, ये कजान और ओमस्क और चिता नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? सोची। चलो भाई यहाँ पर देखो, हम आप सोचें, देखें, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। बताओ भाई सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक है, हम सब जानते हैं इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट को क्या करने के लिए? जलाने के लिए किया जाता था। इसमें जो है पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ होता है भस्मीकरण या जला देना। ठीक है, इससे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, निम्नांकित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर ये। ठीक है, क्या? नाइट्रोजन। जी हाँ, XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों के संकटग्रस्त जो विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था अपने जो है पर्यावरण संबंधित। XC2 का मतलब है संरक्षण की दो विधियां। प्रथम विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित जो शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को निम्न ताप पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। शरीर की सतह से श्वेत यानी पसीना बहाना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका एक और दो दोनों। जी हाँ, ये आपका आंसर यही सही है, यानी केवल तापमान के कारण केवल तापमान की नमी पर। तो देखें यहाँ पर आपको बताया ये दोनों कुल मिलाकर के, चूंकि अब देखें एक और दो दोनों सही है
तो क्या होता है, ये और ये दोनों सही हो गया। तो शरीर की सतह से श्वेत यानी सफेद जो है पसीना बहाना द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करता है। पसीने की ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड में गड़बड़ी, तनाव, धूम्रपान, मोटापा, कैफीन युक्त चीज़ों व मसालेदार भोजन के अधिक सेवन से ऐसा होता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका वसा। जी हाँ, अगर हम बात करें तो वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम में 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के कारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसके यहाँ मतलब उसमें पता यहाँ इंटर किया जाए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर, ईमेल पते पर, डाकिए पते पर, MAC पते पर। देखो क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से समझो। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता कहाँ इंटर किया जाता है? यहाँ नहीं, कहाँ इंटर किया जाता करना होता है। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा जा गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन है। कोई इस तरीके का कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दे देगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो देखें जो सही विकल्प है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब क्या होता है? URL। जी हाँ, बहुत बार जानते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई भी अगर हमको सर्च करना हो तो नेट पे हम क्या करते हैं? URL ही तो डालते हैं ना। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन रिसोर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे वेब पेज, इसमें वेब एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नेम, फाइल नेम, डायरेक्टरी सहित कई भाग होते हैं। किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को देखने के लिए उसका URL वेब ब्राउजर के सर्च बॉक्स में इंटर करना होता है। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप वानिकी, निर्माण, कृषि, विपणन? बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर विपणन। जी हाँ, बात करें किसका? विपणन का। उद्योग स्थापना तथा आधारभूत संरचना द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, जबकि विपणन यानी संचार इत्यादि क्रियाएं तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर भैया करते रहना, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कार्य ऐसा है जो रिजर्व बैंक का नहीं है? तो बैंक नोट जारी करना, सरकार का बैंकर होना, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना, वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित कोषों का संरक्षण होना। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना। ठीक है, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे संबंधित जो फैक्ट मैं डिस्कस करता हूँ उससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप इन सबको तैयार करते रहें। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, 9565 27 24 42 नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट अभी कर लीजिए। ठीक है, घबराइए नहीं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करें कहाँ पर है भैया? मुंबई में। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य हीरे का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्र क्या है? कौन सा? जो पन्ना क्षेत्र हीरे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, वो प्रसिद्ध भी है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। देखो ये भी क्वेश्चन हमने कृषि में पढ़ाया भी था और यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताओ भाई मक्का, अरहर, धान, गन्ना किसकी है? पूसा सुगंधा की अगर हम बात करें तो ये भैया है धान की एक प्रकार है, सुगंधित किस्म है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। यूपी की 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 70.05%, 68.21%, 67.68%, 65.41%। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है 67.08%। ठीक है, वर्ष 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7
है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 77.3% और 57.2% है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है कहाँ? सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में। तो ये जानते हैं पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है भैया? सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, गोरखपुर में गोरख औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA है। ठीक है, गोरखपुर में। और कानपुर में उत्तर भारत का, इसको मैनचेस्टर का, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया था। उद्योग में क्या है? कैंची उद्योग है। लिख करके आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया था? कब? 2025। ठीक है, 2, 4, 5 और 6। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, देख लीजिए, मिल जाएगा आप लोग जो है ये देखो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, इसलिए इसको आप तैयार रहना भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, यानी 6 लोगों को। अगर हम बात करें जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 6 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें कृष्णकांत शुक्ल जो कि वाराणसी से है, हिमांशु गुप्ता जो कि बिंद्रावन जो कि मथुरा से है, मनीष वर्मा जो कि कानपुर से है, कृष्ण यादव जो कि बुलंदशहर से शामिल हैं। चलो भाई, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर KP माथुर, KM मुंशी, CB रमन। बताओ भाई सही विकल्प? सही विकल्प है आपका ये सर M विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर मोक्ष गुंडम, क्या नाम है? M का मतलब क्या है? मोक्ष गुंडम। ठीक है, विश्वेश्वरैया को भारतीय आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का इंजीनियर। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया है, यह 1934 में लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थिति को व्यापक रूप से बताया और देश की आय दोगुनी करने हेतु 10 साल की योजना का प्रस्ताव भी रखा है भैया। ठीक है, चलो ये देखो, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। बताओ, ये क्वेश्चन देखो 2019 BO में आपके पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है भैया नोएडा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं BPO उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। अगर हम बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल यूपी के प्रमुख IT BPO केंद्र हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी, RBI। बताओ भाई सही विकल्प? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। जी हाँ, अगर हम बात करें, भारत की सहकारी बैंकिंग त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जिसमें शीर्ष जो होता है राज्य सहकारी बैंक होता है जो राज्य स्तर पर, और मध्य स्तर पर कौन होता है? केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जो कि जनपद स्तर पर होता है। लेकिन अगर हम बात करें तृतीय वाला जो कि प्राथमिक यानी कृषि ऋण समिति यानी PACS, ये कहाँ स्थानीय स्तर पर होता है? तो जनपद स्तर पर। ये आपका सही आंसर है। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भारत में मुद्रा संबंधी नीति बनाई व लागू की जाती है भारत सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, फिक्की द्वारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताओ भाई सही विकल्प? सही विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ये फिक्की तो बेकार है भाई। ठीक है, इसमें देखो आप लोग जानते हैं PACL आई हुई थी, इसके अंदर में था, लेकिन PACL पता नहीं कितने लोगों का पैसा लेकर डूब गई, जो अभी तक किसी का वापस नहीं हुआ है। तो ये तो भगवान जाने क्या कर रही है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ये जो है आपका इसकी स्थापना की, अभी हम लोगों ने इससे पहले भी देखा, स्थापना 1935 में हुआ और मौद्रिक मुद्रा संबंधित नीति बनाता है और लागू करता है, और बैंकों का इसको नियामक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज, धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था? तो ये क्वेश्चन इस टाइप का भी बन जाएगा भाई, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना है। 11वीं, 12वीं, 10वीं और 9वीं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका 12वीं। ठीक है, 12वीं किसके लिए? ज़्यादा तेज, धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर ये जोर दिया गया था। ठीक है, 12वीं, जो कि 2012 से 17 के मध्य, और अध्यक्ष इसके क्या थे? C रंगराजन साहब। इसका दृष्टिकोण तेज, धारणी एवं समावेशी वृद्धि और सतत विकास था। ठीक है, अगर लक्षित वृद्धि की बात करें तो 8.2% था और प्राप्त हुआ था 6.8%। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार, परिवारों का जो है 90% बैंकिंग से जोड़ना आदि इसका लक्ष्य था। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई। 12वीं योजना क्या थी? अंतिम थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सी योजना अंतिम थी? तो 12वीं, क्योंकि अब किस नाम से आ गया?
अब आप इसको कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग का नाम बदल करके किस नई योजना आयोग का मतलब नीति का लागू किया गया है, तो आपको बताना है। जो है निम्न कारणों में से किसने आतंकवाद यानी टेररिज्म को सार्वभौमिक समृद्ध बना दिया है? सूचना तकनीक में हुए विकास, व्यापक विनाश के हथियार, गरीबी और बेरोजगारी, उपर्युक्त सभी कारण। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, सूचना तकनीक में हुए विकास। जी हाँ, सूचना तकनीक के मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर फैलने हेतु संचार, समन्वय और पहुंच को आसान बनाया। इसी से यह सार्वभौमिक जो है फिनोमेना बन गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ मतलब गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एक बार फिर समझिएगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ठीक है, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बी.जी. हरनिमन, सरोजनी नायडू। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प कौन है? सही विकल्प है एलन कैम्पबेल जॉनसन। क्या है? एलन कैम्पबेल जॉनसन। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, 22 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को। देखो यहाँ पर डेट पूछ लिया, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आप एकदम समझ लेना, ये डेट को भी याद करो। हमने बहुत विधिवत तरीके से इसको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। इसने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं भैया आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 10, 18, 16, 15। बताओ कितने थे? तो यहाँ पर देखें जो भैया सही विकल्प है वो है 15। जी हाँ, अगर हम बात करें 1580 ईस्वी में अकबर के 24वें वर्ष में साम्राज्य को 12 सूबों जैसे आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा में बांट दिया गया था। ठीक है, दक्षिण विजय के बाद खानदेश, बरार और अहमदनगर जोड़ करके कुल मिलाकर के 15 सूबे हो गए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो चूंकि ये हमने 40 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, तो हम इतना ही देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, आप नहीं देखेंगे। तो इसलिए बाकी क्वेश्चन आपको PDF के रूप में, टेस्ट के रूप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए और अपने इन सारे मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो गलत बात है, तुरंत करिए। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।